पिछले 40 दिनों में बहुत कुछ खबरें आई हैं इजराइल और गाजा से। इनमें से सच क्या है झूठ, फर्क निकालना और भी मुश्किल हो रहा है। 40 नन्हे बच्चों का सर तन से जुदा कर दिया गया है। महिलाओं के साथ सिस्टमैटिक तरीके से बर्बरता की जा रही है। अस्पतालों के नीचे हमास का एक मैसिव टनल नेटवर्क सिस्टम है, उनका हेडक्वार्टर्स है। ग्लोबल जिहाद कंस्पिरेसी के तहत ही यह हमास का अटैक हुआ है। पैलेस्टीनियंस मरे नहीं है, ये सब नंबर गलत हैं, ये सब एक्टिंग कर रहे हैं और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ये जो आप दर्दनाक पिक्चरें देख रहे हो, इमेजेस देख रहे हो, ये तो पुतले हैं, डॉल्स। जंग सिर्फ मिसाइल, बंदूक और तलवारों से नहीं लड़ी जाती है, विचारधारा से, सोच से भी लड़ी जाती है, नैरेटिव से भी लड़ी जाती है। यह प्रथा हमेशा से ही चलती आई है। वर्ल्ड वॉर ले लो, कोल्ड वॉर ले लो, लेकिन मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के प्रचलन से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अब अपग्रेड हो गया है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। सिर्फ मिसाइल से काम नहीं चलेगा, नैरेटिव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अक्टूबर हमास का आतंकी हमला, दिल दहला देने वाला ये जो हमला था, लेकिन सबसे ज्यादा ग्लोबल आउटरीच और मीडिया कवरेज एक वारदात को जरूर मिली। वो वारदात जहां हमास ने एलिजिडली 40 नन्हे बच्चों का सर कलम कर दिया। पूरी दुनिया की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस रिपोर्ट को बार बार कवरेज किया, फ्रंट पेज पर कवरेज किया। यहां तक कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस खबर पर काफी ज्यादा अफसोस जताया। मगर उसके बाद पता चल रहा है अब कि ऐसा कुछ था ही नहीं। बस किसी एक इजरायली सोल्जर ने कुछ कह दिया, किसी एक रिपोर्टर ने कुछ सुन लिया, ना सबूत, ना उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन, जो जर्नलिज्म के बेसिक स्टेप्स होते हैं। कुछ ही घंटों में बस ये अफवाह जो थी दुनिया भर में सच स्थापित हो गई और आज आप उसको हिला नहीं सकते हो, वो सच ही है शायद आपके दिमाग में भी। पर क्या हुआ अगर ये खबर झूठी भी निकली, आप मुझसे पूछोगे। अरे क्या फर्क पड़ता है? अब भाई फैक्ट तो यही है ना कि हमास ने टेरर अटैक किया, हमास ने 1000 से ज्यादा लोगों को मारा। अब 1200 है, 1400 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं ये सारी बातें क्यों करूंगा आपके साथ? ये जिहाद जीवी बनने की क्यों कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, ये सारी अगर आप बातें करेंगे तो आपको एंटी सेमिटिज्म यानी जूस के खिलाफ बात करने का आपके ऊपर आरोप लग जाएगा। ऐसे अगर आप सवाल उठाओगे, 2-4 सवाल भी उठाओगे, तो या तो आपका बहिष्कार होगा या तो आपका अटैक होगा। अगर आपकी कहीं नौकरी लगी हुई है तो उन्हें नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। लेकिन देशभक्त के आज के एपिसोड में इस बड़े सवाल पर बात करना जरूरी है कि यह नैरेटिव कौन जीत रहा है और यह नैरेटिव कौन चला रहा है, क्योंकि दुनिया क्या सोचती है अब वही इजराइल पैलेस्टाइन वॉर का नतीजा डिसाइड करेगी, बम और बारूद नहीं। और ये ओपिनियन जीतने के लिए इजरायली और पैलेस्टीनियंस दोनों ही कोशिश कर रहे हैं। अब वैसे पैलेस्टाइन के पास कुछ खास और है भी नहीं करने को। यूएन छोड़ो, अरब देशों ने भी अपना मुंह मोड़ लिया, हाँ भैया मर रहे हो मरने दो, कोई बात नहीं। इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, इस नैरेटिव के वॉरफेयर में, लेकिन एम एक ही है कि भैया दुनिया को अपना सच दिखाना। शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह डिसइंफॉर्मेशन का जो गेम है एक बहुत बड़े लेवल का षड्यंत्र है। मार्च 2003 की अगर हम बात करें, अमेरिका ने इराक पर इन्वेड कर दिया यह कह के कि इराक के पास न्यूक्लियर बम है, WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। WMD कहते कहते 2 लाख इराकियों को मार डाला, WMD ना मिला। इजराइल की सेना ने 1 महीने पहले कहा था कि गाजा में अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बहुत बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके चलते अस्पताल पर बहुत सारे बम गिरा दिए गए, बिजली पानी रोक दी गई। अभी तक वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसके बारे में इजराइल ने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा था, जिसके बारे में शानदार एनिमेशन दिखाया था, वो तो नहीं मिला। लेकिन अस्पताल के सारे आईसीयू पेशेंट्स मर चुके हैं, प्रीमेच्योर बेबीज अपना दम तोड़ चुकी हैं। अब इसके लिए कोई माफीनामा नहीं मांगेगा। गाजा शहर पूरी तरीके से निस्तोनाबूद हो चुका है। यूएस मेड फाइटर जेट और बॉम्ब्स के साथ इंफॉर्मेशन वॉर भी काफी ताबड़तोड़ तरीके से यहां काम चल रहा है, जिससे कि जो बर्बरता है वो हमें ना दिखे, जिससे कि अगर कोई सीज फायर की भी डिमांड कर ले, उसकी भी गलती कर ले, तो भैया उसकी नौकरी जा सकती है, किसी प्रोफेसर का एकेडमिक करियर चौपट हो सकता है। और ये सब हो रहा है अमेरिका जैसे फ्री देश में। ये है लैंड ऑफ द फ्री एंड होम ऑफ द ब्रेव, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये सब नैरेटिव बन कैसे रहा है, हो कैसे रहा है? देखिए, डिसइंफॉर्मेशन सिर्फ फेक न्यूज की बात नहीं होती है कि 2-3 ऐसे ही झूठ बोल दिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया अंकल की तरफ, बल्कि यह सोची समझी रणनीति होती है जिसके जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि एक नैरेटिव कंट्रोल कर लें। कहे तो कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वही सारे फैक्ट्स भी कंट्रोल करता है।
और ऐसे दिन रात के पहर में पूरी सभ्यता को आप खत्म कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कहेगा। जेनोसाइड को आप एक अंजाम दे सकते हो और लोग विश्वास भी नहीं करना चाहेंगे कि किसी तरीके का एक नरसंहार चल रहा है, क्योंकि आपने नैरेटिव कंट्रोल करके रखा है। फैक्ट्स आपके हाथ है। सिर्फ इजराइल की बात ही नहीं है, पूरे दुनिया की अगर आप बात करें तो कहानी ये बार बार ऐसे ही दोहराती है। डिसइंफॉर्मेशन के 3 मकसद होते हैं। पहला, कि अपने टारगेट को पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट कर दो, कि भैया वो चीखे चिल्लाए लेकिन उस पर कोई यकीन ना करे। दूसरा, उसको डीहिस्टोरिसाइज कर दीजिए आप, यानी कि किसी मसले के पूरे कॉन्टेक्स्ट को, पूरी हिस्ट्री को आप मिटा दीजिए। सिर्फ उस इंसिडेंट की बात करिए और बोले हाय 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 देखिए हम तो विक्टिम हैं, लेकिन उसके पहले आपने क्या किया जिसकी वजह से वो हुआ उसके बारे में फोकस नहीं करेंगे। तीसरा और सबसे घातक मकसद जो होता है इस मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन का, कि अपने अपोनेंट को डीह्यूमनाइज कर दे, यानी कि ये तो लोग है ही नहीं, ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो जानवर है। अब भाई जब इंसान है ही नहीं तो आप किस तरीके के हक की बात कर रहे हैं, किस तरीके के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। यही चीज हिटलर ने यहूदियों के साथ की थी वर्ल्ड वॉर से पहले। यहूदी अब फिलिस्तीनियों के साथ वही काम कर रहे हैं। फैक्ट्स, फिगर्स और हिस्ट्री के साथ मैं समझाता हूं ये कैसे, ये जो मिस इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है वो कैसे हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, डिस्क्रेडिट पैलेस्टीनियन। शुरुआत से ही फिलिस्तीनियों को डिस्क्रेडिट करने का प्रोग्राम चल रहा है। 7 अक्टूबर को जब उसके बाद जो अटैक के बाद हमास को नॉट ओनली ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन लेकिन जिहादी आइसिस से कंपेयर किया गया। हमास इज इक्वल टू आइसिस, और वादा किया गया, वहां के प्रधानमंत्री तक ने वादा किया कि हमास के साथ वही होगा जो आइसिस के साथ हुआ था, मने निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अब फैक्ट्स में वैसे तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमास और आइसिस का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन टैगिंग जरूर कर दी गई है क्योंकि वो कन्वीनियंट है। मजे की बात बताऊं, मजे की बात तो यह भी है कि भारत सरकार ने आज तक हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट नहीं किया है, क्योंकि वो मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डेजिग्नेशन का। इंडिया पर आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पॉइंट यही है कि छवि बिगाड़ो, हमास को आइसिस के साथ कंपेयर करो। क्योंकि अगर लड़ाई 2 मुल्कों के बीच में, अगर आप पैलेस्टाइन को एक एज ए नेशन स्टेट मानने लगे, 2 मुल्कों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो वहां तो जंग जायज है। अब फिर एक दूसरे को मारने की भी बात आ जाएगी। अब फिर रूट कॉज के बारे में भी चर्चा होनी शुरू होगी कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, दो मुल्क क्यों लड़ रहे हैं। और अगर ये सब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अगर एक साइड पर जिहादी आइसिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का टैग लगा दें, अब फिर उसकी बात कौन सुनेगा, उसकी लेजिटिमेसी तो रही नहीं जाती है। मतलब आइसिस टेररिस्ट है तो 40 बच्चों का सर कलम किया ही होगा, नॉर्मल है। महिलाओं के साथ बर्बरता हुई होगी, नॉर्मल है। इसीलिए जिस रिपोर्टर ने स्टोरी ब्रेक की, उन्होंने क्रॉस चेक तक नहीं की इस बात को। और बाइडेन ने भी, सोचो राष्ट्रपति, उन्होंने भी बिना कॉन्फर्मेशन ये बात पूरे पब्लिक के साथ, पूरे देश के साथ कर दिया, क्योंकि भाई उन्होंने भी सोचा होगा टेररिस्ट हैं, आइसिस हैं, किया ही होगा। इजराइल की आर्मी ने, उनकी प्रोपेगेंडा चैनल्स ने कहा है कि हमास लोगों का दिल काट कर खा जाता है, माने लाइक एनिमल्स। बच्चों को ओवन में डाल देता है, उन्हें पकाते हैं ओवन में। बूढ़े बुजुर्गों को चुन चुन के मारा गया है। पर एक के बाद एक ये सारे जो क्लेम्स हैं ये झूठे साबित हो रहे हैं। उल्टा अब तो ये बात भी सामने आ गई है कि 7 अक्टूबर को इजराइल मिलिट्री ने काफी सारे इजरायली सिटीजन्स को खुद ही मार गिराया था। हमास के पीछे जाते जाते उनको समझ में नहीं आ रहा था तो अंधाधुंध गोलीबारी चल रही थी। तुआल एस्कपा बेएरी गांव के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर वो थे 7 अक्टूबर को। उन्होंने गांव के रेजिडेंट्स और इजरायली आर्मी के बीच में एक इमरजेंसी हॉटलाइन सेट की थी। इजरायली न्यूज़पेपर हारित्ज में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एंड आई कोट, इजरायली कमांडोज को कुछ कठिन फैसले लेने पड़े थे, जैसा कि गांव में घरों के ऊपर बम गिराना जिससे टेररिस्ट्स और हॉस्टेजेस दोनों को मार दिया जाए। वाह, ये है स्ट्रेटजी, ये है टैक्टिक। कमाल का स्ट्रेटजी है। वो नेशन जो दूसरे देशों से टेररिस्ट से अपने हॉस्टेजेस एक्सट्रैक्ट कर ले रहा था, आज अपने ही देश में लोगों को मार रहा है टेररिस्ट को डील करने के लिए। इजरायली सिविलियन यास्मीन पोराट ने कहा है कि इजराइल स्पेशल फोर्सेस ने क्लैशेस के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी और टैंक पर हमले किए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे हॉस्टेजेस भी मारे गए हैं। पर इंडिया या वेस्ट के कितने मीडिया चैनल्स ने यह वाला न्यूज एंगल कवर किया है? 40 बच्चों की स्टोरी गलत साबित होने के बाद ऑलमोस्ट किसी ने भी छोटा सा भी करेक्शन पब्लिश नहीं किया।
उल्टा अब तो लगता है कि इजराइल इंडिया की मीडिया कवरेज को मॉनिटर कर रहा है, उसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या छापे क्या ना छापे। जब रेप्यूटेड फ्रंटलाइन मैगजीन ने जेनोसाइड इन गाजा बोलकर कवर स्टोरी छापा तो इजरायली एम्बेसडर आग बबूला हो गए, खरी कोटी सुनाने लगे। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक ऑफिशियल कंप्लेंट जो कि दर्ज की जा सकती है उसको छोड़कर इजरायली एस्टैब्लिशमेंट यहां, एम्बेसडर यहां मीडिया हाउस को डायरेक्टली धमका रहे हैं। इजराइल की मिलिट्री कहती है कि हमास अस्पतालों और स्कूल्स के नीचे टनल सिस्टम्स बनाती है। हमास ने कहा है कि हम ये काम ऐसा नहीं करते हैं। इजराइल के ऑफिशियल्स और उनके ऑफिशियल अकाउंट्स ने सबूत के नाम पर कभी पानी की टंकी, कभी सुअर का एक होल, कभी एक ऐसा बंकर दिखा दिया जो वहां है ही नहीं, जो स्वीडन में है। पर तब भी वेस्टर्न मीडिया ने इजराइल की बात आंख बंद करके मान ली है। अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, टेररिस्ट हैं, करते ही होंगे। कमांड सेंटर तो नहीं मिला, पर इजराइल ने प्री मैच्योर बेबीज तो जरूर मार दिए और इसका तो सबूत भी है। इतना हमास इज इक्वल टू आइसिस टेररिस्ट कर दिया है कि इजरायली मिलिट्री अब कुछ भी चला सकती है, लोग मान लेते हैं। अल शिफा के एक कमरे की दीवार पर एक टेबल टाइप, एक शीट टाइप आपको एक चिपका हुआ कागज मिला। इजरायली मिलिट्री ने दिखा दिया कि ये देखो, ये हमास टेररिस्ट के नाम है, जिसे कोई अटेंडेंस शीट सा लग रहा है। पर पता बाद में चलता है यार ये तो कैलेंडर चिपका हुआ है। मैंने इतना स्टूपिड है कि ये एक्चुअली जोक हो सकता है कि ये नाम नहीं, अरबी में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है, लेकिन अरबी है, टेररिज्म हो ही सकता है। पॉइंट नंबर 2, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने 24 अक्टूबर को कहा कि 7 अक्टूबर को जो हमास का हमला हुआ उसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है जो हमें समझना होगा, और वो कॉन्टेक्स्ट है इजराइल का कब्जा और जो अत्याचार जो 56 सालों से चलता आया है। पर ये सब अगर कोई सोचने लगे, ये सब अगर कोई सवाल उठाने लगे तो पूछेंगे कि भाई फिलिस्तीनियों के पास भी तो आजादी और घर वापसी का हक होना चाहिए। इसीलिए इजराइल डिसइंफॉर्मेशन चाहता है कि आप इतिहास को भूल ही जाओ, 100 साल का इतिहास भूल जाओ, 500 साल का इतिहास भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि हजारों साल पहले यहां जो लोग रहे थे वो यहूदी थे। इसीलिए आज भी यहां रहने का सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को ही हक है, कोई और रहेगा तो हम उसे मार देंगे। ये भूल जाओ कि जो फिलिस्तीन के मुसलमान और ईसाई भी यहां हजारों साल से रहते आए हैं, उनके भी हक बनते हैं। ये भूल जाओ कि शांति से कोएग्जिस्टेंस से भी यहां रहा जा सकता था, जैसा कि पास्ट में हो चुका है। ये भूल जाओ कि कैसे नख्बा के दौरान यूरोप से आए हुए यहूदियों ने कॉलोनियल पावर की मदद से यहां रहने वाले मुसलमानों और क्रिश्चियंस को बाहर खदेड़ दिया था, उनको बेदखल कर दिया था। ये सब भूल जाओ। यानी डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू असली इतिहास भुलाकर एक ऐसा इतिहास मैन्युफैक्चर करो जो अरब फिलिस्तीन में हजारों साल से रहते आए हैं, उनका यहां कोई अधिकार नहीं बनता है, उनका यहां कोई अस्तित्व नहीं है, बस उनका ही अस्तित्व है जो हजारों साल से पहले यहां कभी रहा करते थे। तीसरा और आखिरी सबसे घातक इस्तेमाल है इस डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कि फिलिस्तीनियों से उनकी इंसानियत ही छीन लो, उनको सब ह्यूमन या जानवर घोषित करके, ताकि जब उनको मारा जाए किसी को खास दिक्कत ना हो, कोई ज्यादा आउटरेज ना हो। अब इसके भी अलग अलग एंगल हैं। पहला यह कि इजराइल की सरकार सालों से एक ऐसा अपाथाइड का सिस्टम चलाते आई है जिसे बचपन से ही इजरायली फिलिस्तीनियों को इंसान के तौर पर तो देखते ही नहीं है। इजरायली नागरिकों की आदत हो चुकी है फिलिस्तीनियों को गाली बकना, उनके अधिकार छीन लेना, उनके घर में घुस जाना। सरकार कुछ नहीं कहती है, और अगर करती भी है तो मदद आप ही की करेगी, पैलेस्टीनियंस की नहीं। एक ऐसा सिस्टम जिससे फिलिस्तीनियों को इंसानों की तरह कभी देखा ही नहीं गया है, जानवरों की तरह उनको देखा जाता है। जिस तरीके से जनरल डायर एक टाइम पर हिंदुस्तानियों को देखा करते थे। कोई भी सोसाइटी गलती से जेनोसाइड नहीं करती है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, सालों से लोगों को डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा में डुबाना पड़ता है, जहर फैलाना पड़ता है। याद रखिए, हिटलर ने जूस के साथ कुछ ऐसा ही किया था हॉलोकास्ट से पहले डिह्यूमनाइज, उसके बाद गैस चेंबर।
पर यह डिह्यूमनाइज करने की जो प्रथा है सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। यह कार्टून देखिए, 6 नवंबर को यह कार्टून पब्लिश हुआ था, कोई अंटू चंटू पब्लिकेशन में नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट पर यह एक अवार्ड विनिंग कार्टूनिस्ट ने बनाया है। इसमें एक फिलिस्तीनी मुसलमान को हैवान, एक जानवर की तरह दर्शाया गया है। मोटी नाक, होसैल आंखें, उसके कोट पर हमास लिखा हुआ है और उसने अपने शरीर पर 4 बच्चों को और एक बुर्का पहनी एक औरत को बांधा हुआ है एज अ ह्यूमन शील्ड। अब सोचिए अमेरिका में क्या इमेजरी बन रही होगी इस कार्टून से। अभी तक इजरायली मिलिट्री ने कोई ठोस प्रूफ नहीं दिखाया है कि हमास ह्यूमन शील्ड्स का वाइड स्प्रेड इस्तेमाल कर रहा है। इसका जरूर प्रूफ है कि इजरायल ने प्री मैच्योर बेबीज को मारा है। पर माइकल रेमेरेस जैसे वेस्टर्न कार्टूनिस्ट को फैक्ट्स से उतनी मतलब नहीं है। भाई कार्टून पॉपुलर हो रहा है तो वो बना रहे हैं। इनको बस ऐसी तस्वीर दिखानी है जिसमें फिलिस्तीनी जानवर टेररिस्ट्स हैं जो ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे लोग 40 बच्चों का सरकलम तो आराम से कर देंगे। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का तो कोई हक नहीं है। ह्यूमन राइट्स किस चीज की? डिस इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, पर ऐसे घातक स्टीरियोटाइप्स बनाना है जिससे एक पूरे समाज का एक नेगेटिव इमेज बन जाए, जिससे आपका जो अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट गोल है कि इनको बाहर निकाल दो, इनको खत्म कर दो, वो सक्सेसफुल हो जाए। इजराइल के डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का मकसद साफ है। पहला यह कि जो वो जेनोसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उसे जस्टिफाई कर सकें। जो फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं, सिर्फ अभी नहीं, 40 दिन नहीं, बल्कि पिछले 40-45 साल से जो जुल्म ढा रहे हैं उसको मिटा दिया जा सके, उसे कवर कर दिया जा सके। फिलिस्तीनियों की मौत से उनको दर्द ना हो पूरे दुनिया को, या उसको डाउन प्ले किया जा सके। हां, पूरे शहर को हमने राख कर दिया है, पर देखो टेररिस्ट का दबदबा था यहां। अब हमने ये सेल्फ डिफेंस पे किया है, अब कल बोलेंगे देखो हमने फिलिस्तीनियों को आजाद कर दिया है, हम हीरो हैं। दूसरा एम यह है कि वेस्टर्न नेशंस का इस जेनोसाइड में सपोर्ट बना रहे। अगर यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इजराइल को, हथियार बेच रहे हैं इजराइल को, तो उसका जस्टिफिकेशन भी तो जरूरी है। और वो नैरेटिव कंट्रोल से ही तो आएगा। भाई है तो हम डेमोक्रेसी, है तो हम ह्यूमन राइट्स चैंपियन, तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम ये नरसंहार को सपोर्ट कर रहे हैं? इसीलिए अपना डेमोक्रेटिक इमेज बनाए रखने के लिए ये नैरेटिव बहुत जरूरी है। और इस नैरेटिव को अगर सवाल कर दो तो फिर आपको एंटी जूइश बोल दिया जाएगा। हालत इतनी हो चुकी है कि एंड तो सोचो, सोल्यूशन तो भूल जाओ। एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज, अगर आप एक सीज फायर का डिमांड कर लो तो आप इस नैरेटिव के अगेंस्ट हो जाओगे और ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपकी नौकरी खा जाएगा, आपकी जिंदगी तक बनाएगी। लेकिन ट्रेजेडी की बात है कि ये सब नया नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, डिस्क्रेडिट करना, डिह्यूमनाइज करना, जो सवाल पूछ रहे हैं उनको अटैक करना, ये सब पुराना सिस्टम है और वेस्ट में हम बार बार ये देखते आए हैं। आप एपाथाइड साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, ब्लैक साउथ अफ्रीकन को डिह्यूमनाइज किस तरीके से किया गया था दशकों तक। अगर आप फ्रेंच सरकार की बात करें तो देख लीजिए अल्जीरियंस के साथ क्या किया था, अमेरिका ने वियतनाम में क्या किया था, यूके ने आयरिश फ्रीडम फाइटर्स के साथ क्या किया था। नैरेटिव बनाया था, स्टीरियोटाइप और डिसइंफॉर्मेशन फैलाया था। यह बहुत पुराना कॉलोनियल खेल है, कम से कम हमें तो यह बात समझ में आनी चाहिए। 1937 में फिलिस्तीन में जब अरब रिवोल्ट हुआ था कि यूरोप से ये जो यहूदी यहां आकर कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें रोका जाए। विंस्टन चर्चिल ने जवाब देते हुए अरब्स की मांगों को ठुकरा दिया और कॉलोनाइजेशन के पक्ष में बोला, एंड आई कोट चर्चिल, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका के रेड इंडियंस मूल निवासी या ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक मूल निवासियों के साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत नहीं हुआ। एक ज्यादा ताकतवर नस्ल, एक बेहतर नस्ल, एक ज्यादा शातिर नस्ल के लोग वहां आए और उनकी जमीन हड़प ली। बाय द वे, उसी चर्चिल ने हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में कहा था कि हम हैवान हैं और हमारा धर्म जानवरों जैसा है। उसी चर्चिल ने अपने मैनमेड फैमिन से 25 लाख हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन नैरेटिव देखो, पावर प्ले देखो, हिटलर ने भी वही काम किया था। वो इस सदी का सबसे बड़ा विलन। चर्चिल ने भी वही काम किया था। बहुत सारी राय, सुपीरियर रेस की राय तो उनके पास भी है, लेकिन वो इस सदी का सबसे बड़ा हीरो। इंडिया इस कॉलोनियल खेल को बखूबी समझता है, इसीलिए इंडिया ने हिस्टोरिकली हमेशा फिलिस्तीन के साथ वो खड़ा रहा है। आज तक हम पैलेस्टाइन स्टेट के पक्ष में हैं, इसलिए नहीं कि पैलेस्टाइन हमें कुछ बहुत कुछ दे देगा, हमें पेगासस दे देगा या हथियार दे देगा या हमारे लिए यूएन में वोट करेगा। खैर, पैलेस्टाइन का तो यूएन में वोट है भी नहीं। हम उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि हमें मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री।
अब वो अलग बात है कि आज के डेट में हम अपने आप को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कहना तो चाहते हैं, विश्वगुरु कहना तो चाहते हैं, लेकिन यूएन में एक सीज फायर रेजोल्यूशन के वोट से हम डरते हैं, उसमें भी हम एब्सटेन कर लेते हैं। उल्टा भारत इजराइल का उसके युद्ध का सबसे बड़ा चैंपियन बन गया है, कम से कम सोशल मीडिया पर। हमें तलवार कहा जा रहा है इजराइल का सोशल मीडिया पर। पैलेस्टीनियंस पर भी बाय द वे आरोप लग रहे हैं कि वो भी फेक वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आरोप गलत भी साबित हो चुके हैं। शायद पैलेस्टीनियंस को ज्यादा फेक वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। उनकी कहानी सच में ही इतनी गुरूसम है, इतनी दर्दनाक है कि वो बस अपना मोबाइल फोन ऑन कर दे और उनकी मैसेज बाहर तक चले जाए तो लोग वैसे में ही कांप जाए। इस वीडियो का एक ही मकसद है, छोटा सा मकसद है। युद्ध तो हम रुकवा नहीं सकते हैं 6 घंटे के लिए, बस सोशल मीडिया पर आप कंज्यूम क्या कर रहे हो उसे थोड़ा सा देख लो। कौन क्या क्लेम कर रहा है, हम भी बाय द वे इंक्लूडिंग देशभक्त, किसके पास कौन सा नैरेटिव चलाने का एजेंडा है, कौन सच बोल रहा है, हु इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि सच कौन बोल रहा है, पावर किसके पास है और नैरेटिव कौन चला रहा है। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि लेटेस्ट अफवाह यह है कि हमास का अब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अल शिफा से नीचे नीचे हटते अब पहुंच चुका है सदर्न गाजा के खान यूनिस में। चलो भाई, अब खान यूनिस को खाली करो। हमने तो आपको पहले ही बताया था हमास तो एक बहाना है, निशाना कुछ और ही है, एजेंडा कुछ और ही है। वो एपिसोड अगर आपने देखा नहीं हो तो देख लीजिएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारा 7वां एपिसोड है ऑन द पैलेस्टीनियन इशू। और ये एपिसोड्स बनाना आसान नहीं होता है, काफी रिसर्च होता है, काफी एडिटिंग लगता है, काफी मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, जो काम आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे शायद देख भी नहीं पाते हो, तो जरूर हमें सपोर्ट करिएगा ऑन patreon.com/देशभक्त। वहां आप एक एनुअल मेंबर भी बन सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, या फिर नीचे आप यूट्यूब पर ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं और एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड चैट्स एक्सेस कर सकते हैं, और आप एक अल्टीमेट देशभक्त भी बन सकते हैं, जिनके वजह से, जिनके सपोर्ट से हम ऐसे डीप डाइव एपिसोड्स बना सकते हैं। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोर एपिसोड्स कमिंग अप।